पहला विषय आज का जो है, जो मैंने रेफरेंस भी दिया था सुबह कि आज का विषय क्या रहेगा, तो मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है तो उनके बहुत सारे संशय भी होते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब किसी मुहिम में आप हैं तो सभी को क्रिस्टल क्लियर उनके कंफ्यूजन दूर होने चाहिए। नॉट ए सिंगल वन सपोज टू हैव एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस मैटर। तो कुछ लोगों ने कहा सर हमारी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें टेट मैंडेशन का जो आप संघर्ष कर रहे हैं हमारी एलिजिबिलिटी क्या है। मैंने आपको बताया था आप किसी संगठन के हों, कहीं से भी हो, आपकी एलिजिबिलिटी है कि टेट अनिवार्यता से आप प्रभावित हो। तो उन्होंने कहा कि पात्रता की बात है, क्योंकि हर स्टेट्स में अलग अलग कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ अलग अलग इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेट है टेट के लिए। तो मैं बता दूं, कुछ लोग कहें मृतक आश्रित है सर, तो मृतक आश्रित में मैं आपको बता दूं, जो मृतक आश्रित है भाई बहुत ध्यान से सुने इस बात को। बहुत सारे फोन आए, चूंकि एक एक को मैं बता नहीं सकता तो मैं बता रहा हूं यहां पे स्पष्ट रूप से। आई वांट टू क्लियर वेरी अबाउट दिस थिंग कि जो मृतक आश्रित है, डिपेंडेंट है जो, तो उनके लिए यह है कि वो ये पूछते हैं कि सर जब मेरी नियुक्ति हुई तब से मेरी पात्रता सुनिश्चित होगी या जब मैं प्रशिक्षित वेतनमान पाया तब से। तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि आपकी जब नियुक्ति होती है तभी से आपके रिटायरमेंट की गणना होती है, ठीक है। तो आपकी वही नियुक्ति जो है वो मानी जाएगी इस टेट अनिवार्यता के प्रकरण में आपकी पात्रता के संबंध में, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए। फिर आता है कई राज्यों में यह कहा गया कि 2006 में सर विज्ञापन हुआ, बहुत सारे कोर्ट के डिस्प्यूट्स हुए। बंगाल में जैसे कि हुआ कि 2019-18 में नियुक्ति हुई। तो मैं उनको बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपका एडवर्टीजमेंट, योर एडवर्टीजमेंट लीगली मैटर्स इफ इट हैज बीन पब्लिश्ड प्रायर 29 जुलाई 2011 यू आर एलिजिबल एंड यू कैन गो फॉर द प्लीड ऑन द कंपल्सरी टेट मैंडेशन। तो आप टेट मैंडेशन के खिलाफ जा सकते हैं कोर्ट में, आपकी ये एलिजिबिलिटी है। मैं आज पात्रता पे पहले शुरुआत बात करूंगा कि पहले तो आप क्लियर हो जाइए कि अगर आप लीगल टीम में आ रहे हैं तो यू शुड बी वेरी अश्योर्ड, यू शुड बी वेरी क्रिस्टली क्लियर that what is your eligibility you are having to assure yourself that whether you are eligible to enroll for the mandation of TET or not। तो eligibility criteria पे हम यही बात करेंगे कि आपका एडवर्टीजमेंट बंगाल में जैसे बहुत सारे हमसे बात करते हैं बंधु की सर हमारा नियुक्ति तो हुआ, डिस्प्यूटेड मैटर था कोर्ट का and we have been prolonged on our disputed matter and it has taken more than 10 year 12 year। So is myself eligible for टेट मैंडेशन रिमूवल and what type of struggle is going on। तो मैं ये कहता हूं कि एडवर्टीजमेंट मैटर करता है। अगर 29 जुलाई 2011 के पहले का आपका विज्ञापन है तो आपकी नियुक्ति 2001 के बेसिक शिक्षा नियमावली के अधीन हुई है, वो आरटी एक्ट के नियमावली के अधीन नहीं हुई, तो आप पात्र हैं। फिर महाराष्ट्र में आता है कि टेट सर यहां लगा 2013 में, 14 में, छत्तीसगढ़ की बात भी आती है, उत्तर प्रदेश 29 जुलाई 2011। तो कट ऑफ डेट 29 जुलाई 2011 है, ये क्रिस्टल क्लियर आप समझ लीजिए कि उसमें 29 जुलाई 2011 के पहले जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो 2001 के बेसिक शिक्षा नियमावली के अधीन हुई हैं। 28 जुलाई 2011 तक जो भी भर्तियां हुई हैं और वो सभी लोग इस टेट संघर्ष, टेट अनिवार्यता के उस प्रकरण में आते हैं, इस अम्ब्रेला के अंतर्गत आते हैं और वो अपने इस टेट अनिवार्यता के प्रकरण में विधिक उपायों के लिए पात्रता रखते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, आपकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के पहले हो तो, और दूसरा क्राइटेरिया अगर नियुक्ति बाद भी हो लेकिन आपका विज्ञापन का प्रकाशन 29 जुलाई 2011 के पहले होता है तब भी आप पात्रता रखते हैं किसकी, स्टेट संघर्ष में शामिल होने की, लीगल टीम के साथ जुड़ने की। तो ये आप बिल्कुल एश्योर रहिए कि यही आपकी पात्रता है। तो पात्रता के संबंध में आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए। और मैं आप चीज बता दूं, अभी महाराष्ट्र सरकार में एक अपर सचिव का आया, वहां की राजभाषा मराठी है, तो जो लेटर था फिर मैंने उसको ट्रांसलेट भी किया, पूछा भी अपने मित्रों से। तो आपको मैं बता दूं कि जिस समय कोर्ट का ये आदेश आया 1 सितंबर 2025 को, अभी कल एक वायरल खबर भी हुई निकायों के संबंध में, बड़ी परीक्षा हुई कि दिल्ली के निकाय के टीचरों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से फटकार लगाई गई कि आपको सक्षमता परीक्षा देनी होगी अथवा आप अपने पद को छोड़े। तो ये न्यूज थोड़ी पुरानी है, मैं आपको बता दूं, ये वायरल हो रही है, लेकिन ये रिसेंटली न्यूज नहीं है, ये 1 सितंबर 2025 के पहले की न्यूज है, वायरल हो रही है। लेकिन उसका मंतव्य क्या है उस न्यूज का जो हो रहा है, जिस तरीके से आपको बता दूं 1 सितंबर 2025 का जो निर्णय आया वो वास्तव में 5 साल 8 महीने में निर्णय लिखा गया, ये एक दिन का निर्णय नहीं था। इसमें जो भी प्रोसीजर चले जुडिशियल, उसमें कुछ लापरवाहियां हुई हैं। मैं बार बार कहता हूं मोनो हियरिंग हुई है, उसमें वो पक्ष रखा नहीं गया, पैरोकारी नहीं की गई, सक्षम अधिवक्ताओं का पैनल नहीं था और किसी न किसी तरीके से कुछ कैजुअल अप्रोचेस शामिल थे। उन कैजुअल अप्रोचेस की वजह से ये ज्यूरिसडिक्शन के बाहर निर्णय गया। वो वास्तव में अंजुमन केस में
एक संवैधानिक निकाय को जो संविधान की धारा 30 के अंतर्गत नियमन और संचालन का अधिकार प्राप्त है, उनके लिए टेट की अनिवार्यता का विषय था और साथ में प्रमोशन में आरक्षण का था जो मद्रास हाईकोर्ट ने दिया था। लेकिन इस विषय को जिस तरह से कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया गया और जिस तरीके से कमजोर पैरवी की गई, लचर पैरवी की गई, किसी भी तरीके के सरकारी पैनल के जो माननीय हमारे अधिवक्तागण हैं उन्होंने इस तरह से कैजुअल लिया, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा विस्फोट हुआ जो वास्तव में अप्राकृतिक है, अव्यवहारिक है। इसको मैं जजमेंट मानता हूं, जस्टिस नहीं मानता। आई डोंट एक्सेप्ट इट एज ए जस्टिस, इट्स ओनली ए जजमेंट इट हैज बीन गिवन। ये जजमेंट मानता हूं, जस्टिस नहीं है, ये जस्टिस बिल्कुल नहीं है। 25 लाख परिवारों के साथ किसी भी तरह से मैं किसको किसी भी तरीके से ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि इसमें जनरलाइजेशन हुआ किसी भी तरीके से। वो एफिडेविशन, वो हमारे एडॉप्टेबल कंफर्मेशन जो हमारी पात्रता, हमारे इसके स्टेट अनिवार्यता से हमको छूट संबंधी जो भी चीजें हैं छूट की, उसके विषय में वो संबंधी जो भी प्रपत्र थे वो एडमिसिबल हलफनामे नहीं सबमिट किए गए, जिसकी वजह से एक सामान्यकृत, एक जिसको कहते हैं डेविएशन, एक विचलन की स्थिति उत्पन्न हुई उस कोर्ट की सारी प्रक्रियाओं में। और वो इस तरह से विचलित हुई कि वो गलत तरीके से एक परसेप्शन बन गया। मैं बार बार कहता हूं कि वहां पे एक परसेप्शन बहुत जो चीजें बनी कि वो टेट के कंपैरिजन में जो नॉन टेट है, जो एनसीटी के उस समय के तत्कालीन विज्ञापनों के अधीन बीएड बीटीसी जो उनका एनसीटी का नाम था 2001 के, उसके हिसाब से ही वो पात्रता रखते हैं। वो कहीं ना कहीं टेट के उसमें जिस तरह से जीरा हुआ, कमजोर पैरवी हुई, लचर वकालत हुई, उसकी वजह से कंपैरेटिवली ये माना गया कि दे आर नॉट डेक्स्ट्रस। द टीचर हु हैज बीन अपॉइंटेड 29 जुलाई 2011 आर नॉट डेक्स्ट्रस मोर देन द टेट कैंडिडेट्स। उनको बताया कि ये प्रवीण नहीं है, ये अनट्रेंड है। ये किसी भी तरीके से एक परसेप्शन क्रिएट हुआ, इस तरह का कुछ आया जिससे ये चीजें चली। और जब एनसीटी को इस संबंध में पात्रता के लिए सुनिश्चित करना था कि एनसीटी उसमें एफिडेविशन दे, पैरा 4 पैरा 5 में एग्जाम्पशन की बात करे, तो उस संबंध में भी कोई बात एनसीटी द्वारा नहीं किया गया। माननीय जज साहब कई बार का एजुकेटर के वो था हियरिंग थे, उसमें कहा कि हमने कई बार राज्यों से परीक्षा की, केंद्र से परीक्षा की कि इसमें अपने पक्ष को स्पष्ट रूप से रखें। बट in the meantime there were no any affidavit by the NCT had been submitted so far. So this is not one day wonder, this is not one day judgment. It has been it has taken more than 5 years 8 months, so this judgment was generated. तो एक दिन का ये जजमेंट नहीं है जो बना। तो मैं आपको बताऊं कि लचर पैरवी और लचर कमजोरी कितनी खतरनाक होती है। अगर कोर्ट में कोई मामला है, आप पैरवी नहीं करते या फिर अपने आप कैजुअल अप्रोच से जाते हैं, अपनी सक्षमता से नहीं जाते हैं, तो नौकरी जैसे विकल्पहीन विषयों पर आपको तकलीफ हो जाती है, जो तकलीफ हुई है हमको इस समय। ठीक है, अब मैं आता हूं अपने दूसरे विषय पर, जिसमें मैं कहता हूं कि कैसे आपकी सेवा सुरक्षित है। ठीक है, हम आते हैं अपने 1 सितंबर 2025 के फैसले में, जिसमें 25 लाख शिक्षकों के या कहें परिवारों के ऊपर यह आदेश थोपा गया एक न्यायाधिकरण क्षेत्र के बाहर जाकर। अब उसमें बात आती है विधायी प्रयासों की, तो उसमें यह कहा जाता है कि अमेंडमेंट सरकार लाए या फिर कोई अगर सदन नहीं चलता तो अमेंडमेंट 123 के अंतर्गत लाती हैं, और अगर सदन चलता है तो लोकसभा में विधेयक ला के स्टैंडिंग कमेटी के बाद दोनों सदनों से उसको पास कराया जाए। लेकिन आप ये बताइए कि हम अमेंडमेंट का मतलब क्या है, अमेंडमेंट के कंसेप्शन को समझिए। अमेंडमेंट तब होता है जब ये हम मान लें, इसका मतलब हमने मान लिया है कि 2011 के पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट देना ही है, तब अमेंडमेंट की नौबत आती है। तब सरकार से हम कहते हैं अमेंडमेंट तो यही हुआ ना। अब कोर्ट ने अगर किसी भी तरीके से अगर ये फैसला दिया है, तो अभी तो हमारे पास कानूनी रास्ता बचा है अपनी स्पष्टता को सिद्ध करने के लिए, अपनी पात्रता को सिद्ध करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, जिसके लिए हम कोर्ट में जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी आदेश दिया गया उसके अधीन हम नहीं आते हैं। क्योंकि 29 जुलाई 2001 पहले जो भी शिक्षक नियुक्त थे उनके लिए एनसीटी का जो 2001 का नाम था उसके अधीन वो पूरी संतृप्तता रखते हैं 29 जुलाई 2001 पहले। तो अगर वो संतृप्तता रखते हैं, और मैं बताऊं कभी भी पात्रता किसी भी परीक्षा की वो सापेक्षिक होती है, निरपेक्ष नहीं होती, यूनिवर्सल नहीं होती। कभी आप नहीं कह सकते कि कोई पात्रता सुनिश्चित कर दे वो 40-50 साल तक रहेगी, वो कंक्रीट रहेगी, ऐसा कभी नहीं होता है।
1965-70 में 8वीं पास टीचर होते थे, 1980 में 10वीं पास हुए, 90 में इंटर पास हुए, सन 2000 में बीएड बीटीसी आया, 2010 में टेट आया, 2030 में कुछ और आएगा। तो कोई भी पात्रता अपने आप में कभी भी निरपेक्ष नहीं होती, ये सापेक्षिक होती है। एनसीटी इसीलिए बना है, एक संस्था बनी है जो समय समय पर जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं समाज में, जो उनके अनुसार जो है, जो शैक्षणिक संवर्धन के लिए, उत्पादकता को संरक्षित करने के लिए शिक्षण में समय समय पर अभ्यर्थियों के लिए मानक तय करती है। तो ये एक सापेक्षिक विषय, निरपेक्ष नहीं है। 20 साल बाद टेट को भी हम इररिलेवेंट मानेंगे, कोई नई पात्रता आ जाएगी, ये बिल्कुल सुनिश्चित रहे। कोई भी चीज सापेक्षिक होती है, निरपेक्ष कुछ नहीं होता। तो पात्रता के संबंध में ही सारी लड़ाई है कि पात्रता उस समय जिस तरीके से हमारे 29 जुलाई 2011 के पहले हमारी पात्रता को किसी भी तरीके से अधिकृत नहीं माना गया है, उसकी अनदेखी की गई या उसका एडमिसिबल नहीं किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकारें आज जो सूचनाएं मांग रहे हैं वो सूचनाएं उस समय दे दिए होते, एग्जामिनेशन एनसीटी से एक एफिडेविशन करके सारी बातें स्पष्ट हो जाती, लेकिन उस समय वो नहीं हुआ। तो उसके न होने की वजह से ही आज ये सारी समस्याएं आई हैं। तो मैं यही कह रहा था कि अमेंडमेंट तब होता है, अध्यादेश तब आता है जब हम मान लें कि सही में हमारे पास जुडिशियल रिलीफ की बात नहीं है और जो जजमेंट आया वो सही है। बात को समझिए, मेरे बहुत गौर से समझिएगा, मोटी बात बता रहा हूं कि जब हम ये मान लेंगे कि जो माननीय दत्ता जी ने निर्णय दिया है उसके अधीन ये बातें बिल्कुल सही है कि 29 जुलाई 2011 के पहले नियुक्त शिक्षकों को भी टेट परीक्षा देनी चाहिए, तब सरकार कहेगी ना कि ठीक है, ये जो भी आरटी एक्ट में अगर है तो हम उसमें संशोधन करेंगे, उसके पहले के लोगों को जो नियुक्ति में छूट की बात है उसके लिए हम एक नया उपबंध लाएंगे, आरटी एक्ट में एक नया सब टाइटल हम जोड़ेंगे। लेकिन ये तो है ही नहीं है। एनसीटी खुद कहता है, एनसीटी इसको एलिजिबिलिटी मानता है, इसको क्वालिफिकेशन नहीं मांगता अपने चार्टर में। एनसीटी पैरा 4 पैरा 5 में 29 पहले के शिक्षकों के लिए एग्जाम्पशन की बात करता है, जो उस समय हो नहीं पाया एडमिसिबल, वो अब होगा। तो कहने का मतलब है अभी अमेंडमेंट या जो भी चीजें होती हैं वो तो तब होंगी व्हेन वी एक्सेप्ट इट दैट वी हैव टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन एज पर द ऑर्डर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तब हम मानेंगे ना कि भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम पात्रता हमको देना है, तब हम जाएंगे सरकार के लिए कि भाई इसका मतलब है कि आपके उपबंधों में स्पष्टता नहीं है, आपके एनसीटी चार्टर में, आरटी एक्ट में ये स्पष्टता नहीं है। उनकी पंक्तियों से इस तरह की जो भावार्थ निकल रहे हैं वो स्पष्ट करने में असक्षम है कि 29 जुलाई 2011 के पहले के शिक्षकों को छूट ही दिए हैं आप। उनकी नियुक्ति 2011 के बेसिक शिक्षा नियमावली से हुई है और वो उस समय के वो सापेक्षिक संतृप्तता का पालन करते हैं और उनकी नियुक्ति किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं है। जब ये चीजें आएंगी तब हम अमेंडमेंट के लिए सरकार के पास जाएंगे कि सर हमको अब इसमें अगर है तो हमको इसमें आप एक उपबंध जोड़िए तभी। तो पहली बात तो मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम अमेंडमेंट या उसकी बात तब होगी जब हम वहां पे लीगली इस चीज को एक्सेप्ट कर लें या रिव्यू में ये मान लें यार कि ठीक है, हमको एवरीवन हु हैज बीन रिक्रूटेड प्रायर 29/2011 हैज टू क्लियर द टेट एग्जामिनेशन एज पर द ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट। तो सॉरी सुप्रीम कोर्ट। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट को अभी इन विषयों पर फैसला आने दीजिए। उनके रिव्यू में हम आपको बताए हैं, मैं आपको बार बार बताता हूं कि लचर पैरवी, कमजोर वकालत से बहुत सामान्य मुकदमे जो होते हैं वो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो नौकरी जैसे विकल्पहीन विषयों पर जिससे आपका पूरा जीवन जुड़ा है, आपका परिवार जुड़ा है, आपका समाज जुड़ा है, आपका स्वाभिमान जुड़ा है, आपका सम्मान जुड़ा है, आपकी सामाजिक परिस्थिति जुड़ी हुई है, उस विषय पर हम विकल्पहीन हो ही नहीं सकते। एंड वी हैव टू गो द बेस्ट वन अवेलेबल इन फॉर द प्लीडिंग टू गिव अस रिलीफ इन द सुप्रीम कोर्ट। तो हम बेस्ट के पास जाएंगे, जो बेस्ट अवेलेबल वकील है, और हम गए भी हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, हु इज वेरी अडेप्ट, हु इज वेरी डेक्स्ट्रस इन द एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एज पर द रिलेटेड बाय द आरटी एक्ट ऑल द टाइटल्स एडजॉइंट। तो हम उनके पास गए कि वो विश्लेषण करेंगे, क्षमता रखते हैं और 25 लाख शिक्षकों के इस विषय पर निश्चित तौर पे जब ये व्याख्या करेंगे, इन विषयों को तर्कसंगत ढंग से रखेंगे, तो इन विषयों पे स्पष्टता आएगी कि कहां पर एग्जाम्पशन की बात थी जो मीन टाइम में प्रोड्यूस नहीं हो पाई, मीन टाइम में सबमिट नहीं हो पाई, मीन टाइम में क्लियर आउट नहीं हो पाई, जिससे एक डेविएटेड फॉर्म ऑफ जुरिस्डिक्शन क्रिएट हुआ, डेविएटेड फॉर्म ऑफ जजमेंट में नहीं मानता, डेविएशन फॉर्म ऑफ जजमेंट फिगर आउट हुआ।
तो ये सारी बातें इस पे बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए कि आपको अभी अमेंडमेंट या वो तभी मिलेगा जब हम न्यायपालिका से इस विषयों पर ये मान लेंगे कि रिव्यू हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ, या रिव्यू रिपील हो गई, या रिव्यू में जो हम चाहते थे, जिसकी परीक्षा कर रहे हैं, जिस कंपेंसेशन की बात करें वो नहीं मिला, तब हम कहेंगे कि वास्तव में आपके आरटी एक्ट में इस संशोधन की आवश्यकता है, तब सरकार वो करेगी। अभी सरकार भी कह रही है, जो उनके मंत्री कह रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि हम जुडिशियल क्रॉसओवर नहीं करेंगे, वी वुड नॉट गो फर्दर टू रियली क्रॉस द जुडिशियल पावर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा है बहुत साफ शब्दों में, उनका जो भी, मैं बार बार कहता हूं, उनका जो भी एडॉप्टेबल मिलेगा आपको सपोर्ट या एड जिसको कहते हैं, वो आपको जुडिशियल वे से ही मिलेगा। उसमें हम आपको बता रहे हैं कि पहले तो रिव्यू एक्सेप्ट हो, और एक्सेप्टेंस रेशियो मैं बताया हूं बार बार कि थोड़ा कम होता है, वो एक्सेप्ट हो, वहां से एक डायरेक्टिव या नोटिस एनसीटी को जाए कि वो कहे कि एग्जेम्पशन की बात, इस चीजों को स्पष्ट करे। फिर वहां से सरकार एनसीटी को, जो उसकी राष्ट्रीय संस्था है, जो शैक्षिक अर्हता के नियमन और उसके अधियाचन के सारे अधिकार रखती है, उस विषय पर वो अपने एफिडेविशन को सबमिट करेगी। फिर वहां से हमारे सारे रास्ते खुलेंगे, फिर अगली तारीख पड़ेगी तो वो क्लियर आउट होगा, फिर उसकी सुनवाई होगी, चीजें स्पष्ट होंगी, फिर हमको ये मान के चलिए कि वहां रिलीफ मिलेगी। और रिलीफ वहां मिल जाएगी तो फिर सरकार को क्या जरूरत है अमेंडमेंट लाने की, सरकार को क्या जरूरत है किसी तरीके के विधेयक को लाने की, सरकार यहीं पे हमको राहत दे देगी। तो कहने का मतलब है कि अभी जो चीजें न्यायिक प्रक्रिया में हो, वो न्यायिक रास्तों से ही आपको रिलीफ देंगे। अभी न्यायिक प्रक्रिया में कोई भी किसी तरीके का मैनिपुलेशन हम नहीं कर सकते, न सरकार कर सकती है, हमको वही फॉलो करना है जो अभी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है। अभी अवेलेबल ऑप्शन क्या है? अवेलेबल ऑप्शन सिर्फ आपके पास एक है कि हमको अपने रिव्यू में डोमिनेंट प्लीडिंग करनी है, हमको अपने रिव्यू पिटीशन के लिए बहुत ही स्ट्रांगली अपने पक्ष को रखना है, जिससे हमारा रिव्यू एक्सेप्ट हो, हमारे रिव्यू की सुनवाई हो सके, और हमारे रिव्यू पे जो भी चीजें अस्पष्ट हैं वो फिगर आउट हो, और हमको वहां पर रिलीफ मिले। मैं आपको बार बार बताता हूं कि हमने अपने विधायी प्रयासों में लीगल टीम, आपको बताएं कि रिव्यू भी दाखिल हुई है, और बहुत हमारी जो रणनीति है बिल्कुल सटीक है, वेल प्रूफ है, और उसमें आप जो भी साथी जुड़े हैं वो भली भांति जानते हैं कि किस तरह की हमारी रणनीति है। इस सुप्रीम कोर्ट में हमने सिंघवी जी को तो किया ही है, और साथ में हमारी जो रणनीति है, मैं बार बार आपको बताता हूं कि हम आपकी सेवा सुरक्षा के लिए भी जो है कि सारे विषयों पर पूरी तरीके से पैनी नजर रखे हुए हैं, और सेवा सुरक्षा के लिए हमारा बहुत मजबूत ग्राउंड है। मैं यहां पर चूंकि सार्वजनिक रूप से वो नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ ये ऐसे विधिक बिंदु होते हैं जिनको सार्वजनिक या सामान्यीकरण आप नहीं करना चाहते। वो हमारे साथ जो भी साथी जुड़े हैं वो जान रहे हैं बिल्कुल कि हमारी सेवा सुरक्षा बिल्कुल बनी हुई है, हमारे पास बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। और जो मैं बार बार आपसे कहता हूं मैंडेमस रीट का, तो बिल्कुल क्या है, मैं हमेशा इन बातों पे रखता भी हूं कि हमारे पास बहुत मजबूत ग्राउंड है, तो उस पे भी हम आपको बिल्कुल रिलीफ दिलाएंगे, और निश्चिंत रहिए। अभी मेरी बात हो रही थी तो उसमें ये सारी बातें हैं कि जो अभी 33 रिव्यू पिटीशन फाइल हुए हैं अभी तक, उन 33 रिव्यू पिटीशन में अभी भी 5 या 6 में इस तरह का है कि वहां पे डिफेक्ट शो कर रहा है। तो उस डिफेक्ट को लेकर मैं आपको बता दूं कि कुछ कोशिशें हो रही हैं, और अगर वो डिफेक्ट दूर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बहुत स्पष्ट एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें बहुत प्रोलॉन्ग टाइम जाता है तो फरवरी के 2nd या 3rd वीक तक सुनवाई की संभावना है। उसमें जो मेजर पॉइंट है मैं आपको बताऊंगा कि जो इसकी रिस्पोंडेंट टीम है, मेन रिस्पोंडेंट टीम है अंजुमन, ठीक है, अगर उनमें डिफेक्ट नहीं है, और राज्य सरकारें जो गई हैं उनके किसी भी रिव्यू पिटीशन में कोई डिफेक्ट नहीं है, हमारे जो सीनियर काउंसिल हैं एकमात्र इस पूरे 33 मामलों में जो जिनको कहा जाता है कि अभिषेक मनु सिंघवी इज द यंगेस्ट वन हु हैज बीन अवॉर्डेड बाय द सीनियर काउंसिल, सबसे कम उम्र के हैं जिनको सीनियर काउंसिल कहा गया, और डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रहे वो, सबसे कम उम्र के लोगों को अगर आप सीनियर कहते हैं तो वास्तव में इट्स वेरी यू कैन से प्रोफाइंड एडमायरेबल थिंग। तो कहने का मतलब यह है कि इन राज्यों का प्लस अंजुमन जो मेन रिस्पोंडेंट टीम है, अगर उनके डिफेक्ट दूर हो जाते हैं तो, और जो अन्य में डिफेक्ट लगा है अगर वो कैजुअल इसी तरह रहेंगे,
वो उनको अपने डिफेक्ट की चिंता नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं को क्लब अप करके सुनवाई हो जाएगी। वो हैं हमारे सीनियर काउंसिल हैं और जो है कि कुछ स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जो है कि उसका भी हट गया है। तो इन जो भी मुख्य इसमें पार्टियां हैं जिनके जो और ज्वाइन की हैं, जो रिव्यू पिटिशन में गई हैं सरकारें, तो उन पार्टियों को लेकर के अगर 4, 5, 6 भी क्लब अप हो जाएंगी तो वो बिल्कुल सुनवाई हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलिए कि वो फरवरी के 2nd वीक या फिर 3rd वीक में ये संभावित है कि वो हो जाएगा। और बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है 28 जनवरी से और इतिहास में पहली बार रविवार को बजट पेश होने जा रहा है। लेकिन बजट सत्र में हम, जैसा कि हम आपको बताए थे कि सारे जो भी हमारे माननीय सांसद, हमने बात भी किया प्रश्नकाल के जो भी, लेकिन बजट सत्र में थोड़ा सा संभाव्यता ये रहती है कि बजट सत्र का जो मुख्य शीर्षक होता है बजट ही होता है। बजट पेश होगा, उस पे हर पार्टियों की चर्चा होगी, सारे सदस्यों का मत लिया जाएगा, पक्ष विपक्ष जो भी। तो कुछ अभी सरकार के इसमें अगर कुछ आता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनके अनुकूल सरकार ने कहा भी है तो कि हम आएंगे। लेकिन अगर कुछ आधिकारिक आता है तो बहुत अच्छा है, उसका स्वागत है, क्योंकि पूरे भारत के शिक्षक इस बात की प्रत्याशा में हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सरकार एक आधिकारिक बयान जारी करे। लेकिन वो आधिकारिक बयान मैंने आपको बार बार बताया है कि अभी अगर कहते भी हैं तो सरकार यही कहेगी कि मामला कोर्ट में है और रिव्यू के मसले पर जब भी कुछ होगा तो हम आपके फेवर में उसके लिए सामने आएंगे। तो ये सरकार का विषय है जिसपे अभी हमको सारा फोकस इस पे करना है कि हमारी सुनवाई जल्द से जल्द हो और हम अपनी सुनवाई में अपना बेस्ट दें, और हमने उसकी पूरी तैयारी भी की है। हम आपको बता दें कि आपकी लीगल टीम, जिसमें सभी भारत के हमारे शिक्षक जुड़ रहे हैं, टीम को मजबूत कर रहे हैं, वो टीम आपके लिए लॉयल्टी के साथ, विश्वास के साथ, क्षमता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, संकल्प के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ लगी हुई है। हमारी टीम, राजेश जी, अमित जी, सभी लोग लगे हुए हैं और हमारे जो भी सदस्य हैं जनपद के और जनपदों के, प्रदेश के, मैंने सबका नाम भी लिया है। तो ये एक परिवार बन गया, एक कुटुंब बन गया है जो आपके लिए पूरे भारत के शिक्षकों को हम निश्चित तौर पर राहत दिलाएंगे। हमने उसके विधायी सारे प्रयासों को कार्य रूप भी देना शुरू कर दिया है और जो है कि वकील साहब से भी बात हुई भी है। तो मुझे लगता है कि दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते में इस चीज की लिस्टिंग हो सकती है। पहले हफ्ते में लिस्टिंग हो जाएगी, दूसरे हफ्ते के लिए अगर कुछ बातें बनती हैं आगे तो फिर हम उसके लिए भी जाएंगे। और जहां तक कुछ बातें हैं, कुछ शिक्षकों की परीक्षा रहती है इस विषय पे कि सर इसमें रिलीफ मिलेगा कि नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, तो मैं उनको बार बार बताता हूं कि बिल्कुल मिलेगा रिलीफ, आप बिल्कुल एश्योर रहिए। क्यों नहीं मिलेगा? कुछ चीजें कभी कभी मिसगाइड हो जाती हैं, कभी कभी कहीं न कहीं से उसमें डेविएशन आ जाता है ना। तो कहने का मतलब है उसमें हम अपने पक्ष को रखेंगे और एक बड़े पैरोकार जब किसी पक्ष में जुड़ते हैं तो न्यायपालिका भी सुनती है और जब सुनेगी तो जाहिर सी बात है कि हमको हमारे इस समस्या से निदान मिलेगा। इसीलिए हमने बड़े चेहरे को, मैं आपको बता दूं, हमारा प्रयास यही था कि हम किसी भी तरह से समझौता नहीं करेंगे अपनी नौकरी से। हम बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन के पास जाएंगे। हम अमित जी, राजेश जी जब दिल्ली रुके थे तो हम लोगों ने यही तय किया, हमने कई काउंसिल से मुलाकात की, सारे विषयों पर हमने चर्चा की। तो हम कहे कि नहीं, हमको जो भी ऑप्शन ले से हमको बेस्ट के साथ जाना है और बेस्ट के लिए ही हमने जो है अभिषेक मनु सिंघवी जी को चुना और वो इस केस को लेके बहुत कन्विंस्ड हैं। उन्होंने सारे पक्ष भी रखे, मैं आपको नहीं बता सकता क्या है कैसे है, लेकिन वो फेवर में और पॉजिटिव उनका कन्विंसमेंट था और उस कन्विंसमेंट से हम लोग बहुत ही संतुष्ट थे और आपको बताया भी कि आप बिल्कुल संतुष्ट रहिए। मुझे पत्र आते रहते हैं, एक बिटिया का पत्र आया था, उनके पापा का बीपी 200 हो जाता है और पापा परेशान रहते हैं। मैंने उसको समझाया, बात की कि नहीं बेटा बिल्कुल नहीं परेशान होना, ये जो पूरा परिवार है ये एक है, ये 25 लाख परिवार, मैं आपका छोटा भाई, राजेश जी आपके छोटे भाई, अमित जी आपके छोटे बड़े भाई, हम भाई आपके लिए लगे हुए हैं। जितनी भी हमारी महिला शिक्षिका बहनें हैं उनका परिवार हमारा परिवार है, जितने हमारे भाई देश के किसी भी कोने में उनका परिवार हमारा लीगल टीम का परिवार है। हम किसी भी तरीके से आप अपने आप को मेंटेन रखिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य को, शारीरिक स्वास्थ्य को बिल्कुल मेंटेन रखिए। वो
दिन भी आएगा, हम जीतेंगे, हम अपने संघर्ष को सफलता का कार्य रूप देंगे। तो जो भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे पास बहुत मैसेज आते हैं, सर ये है वो है, सर दिक्कत होती है, लेकिन मैं बताऊं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ आपके साथ गलत, कुछ भी गलत नहीं है, नया हम होने देंगे अगर गलत हुआ है। और आगे हम अपने इसी प्रयासों के लिए हम आपके लिए प्रतिक्षण लगे हैं कि हम आपको जो है कि सफलता दिलाएंगे, उसके लिए हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं। और ये हमारा एश्योरेंस है, हम चूंकि जान रहे हैं कि हमारे पास क्या उपाय हैं जिनके लिए हम प्रतिक्षण लगे हुए हैं। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, आपको अपना काम करना है, आपको अपनी सेवा देनी है, 62 साल तक सेवा देनी है। चाहे हमारे एक हमारी बहन है वहां छत्तीसगढ़ से, देवांगन जी, वो परेशान थी, भैया बीच में तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं। बड़े ही जैसे कुछ भावुक प्रश्न होते हैं, जज्बाती प्रश्न होते हैं, और वास्तव में मैं बताऊं तो हम लोग भावुकता से जुड़ गए हैं आपसे। हम तीनों लोग पूरे देश के शिक्षकों के साथ बिल्कुल इमोशनली अटैच हो चुके हैं, ये मैं ऑफिशियली बता रहा हूं आपको। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हम 4 भाई, एक बहन और माता पिता और मित्र हैं हमारे जो भी सभी यहाँ पे, उसके अलावा मेरा एक बहुत बड़ा परिवार तो देश के कोनों कोनों में रहता है। हमारी बहनें हैं पीलीभीत में, अमरोहा में, हरदोई में, ललितपुर में, शाहजहांपुर में, संभल में, आगरा में, हिमाचल में, कुल्लू में, मनाली में, त्रिवेंद्रम में, गुजरात में, असम में, केरला में, पुदुचेरी में, राजस्थान में, तेलंगाना में, आंध्र में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, बिहार में, उत्तराखंड में, गोवा में, है ना, सारी बहनें सारे भाई हमारे रहे हैं। तो हम उनके स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं देंगे। लेट मी क्लियर वन थिंग, दैट वी वुड नॉट लेट यू एनी हाउ डाउन। किसी भी कीमत पर, एट एनी रेट, हम आपके स्वाभिमान को झुकने नहीं देंगे। विश्वास रखिए, हम अपने जो भी संभावित विधिक प्रयासों से आपको सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपको विजय जरूर दिला के रहेंगे। और इस केस के विषय में मैं आपको सारी बात पात्रता के विषय में बताया, आपकी सेवा सुरक्षा बिल्कुल इंटैक्ट है। मैं आपको अपील भी करना चाहूंगा कि आप लीगल टीम के साथ जुड़िए। देश के जितने भी शिक्षक हैं, आपको मैं श्योर करूंगा, आप लीगल टीम से जुड़ेंगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपको सब चीजें अपडेट मिलेंगी, आपको वो परिवार मिलेगा जो आपको बूस्टअप करेगा, इंकरेज करेगा, अपडेट रखेगा, सारी गतिविधियों से अपडेट रखेगा, अगली स्ट्रेटजी बताएगा। और आपके संबल से, मैं हमेशा कहता हूं कि संबल और सहयोग के और संबल से ये टीम आपकी संघर्ष को सफलता में जरूर बदलेगी। इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल क्लियर रहिए कि हमारा जो भी परिवार है, अभी ये पूरे भारत का जो है परिवार कुटुंब बन चुका लीगल। तो आप सभी साथी जो भी हैं वो जुड़िए। हम आपको जो फॉर्मेलिटीज है, आप ग्रुप पे जब मैसेज करेंगे व्हाट्सएप, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने की जो भी जो फॉर्मेलिटीज है, इन्फो है, वो आपसे अवगत कराएंगे। हमारा नंबर भी है 7269045666, जैसा अमित जी, राजेश जी, हमारे और मित्र कमेंट बॉक्स में डाल भी रहे हैं। और आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं इस नंबर पे, और डीएम करने के लिए मैंने नंबर आपको बताया है 7269045666। ये हमारा जो है कि लीगल ग्रुप का नंबर है। आप किसी भी समय रात के 11 बजे के पहले, ठीक है, और सुबह 6 बजे के बाद, 7 घंटे में सोता हूं, ठीक है, 11 बजे के पहले और 7 बजे के बाद किसी भी समय आप फोन करिए, कोई भी परीक्षा हो। आप ये भी बता दूं, लीगल टीम से जुड़े हो ना जुड़े हो, लेकिन अगर आपकी परीक्षा है, किसी भी संगठन के हो, किसी भी प्रदेश के हो, हम आपके संशय को दूर करेंगे। आपके इस विषय पे जो भी संगत प्रश्न होंगे, हम पूरा प्रयास करके जवाब देंगे, आपके शंकाओं का समाधान करेंगे, और आगे के जो भी अपडेट्स हैं उसको देंगे। लेकिन अगर आप ग्रुप पे जुड़ेंगे तो आपको अपडेशन मिलते रहेंगे, है ना, वर्चुअली आप सभी चीजों से कनेक्ट रहेंगे। तो ये सारी बातें थी आज के इस लाइव सेशन में, और जो भी आगे सारी बातें अपडेशन में आएंगी वो मैं उनको समय समय पे आपको इत्तला करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एकदम इत्मीनान से रहिए और हम सकारात्मक बने रहिए। हम बिल्कुल आपके इस न्याय की लड़ाई को सफलता के पायदान पे पहुंचाएंगे, और सभी शिक्षकों को, भारत के सभी शिक्षकों को उनका जो तार्किक न्याय है, व्यवहारिक न्याय है, वो जरूर दिलाएंगे। एक बार पुनः पूरे भारत के हमारे सभी शिक्षक साथी, लीगल टीम के हमारे सभी शिक्षक साथी जो देश प्रदेश के हर जिलों में हैं, जो हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारे साथ
मनोबल हमारा बढ़ा रहे हैं, हमारे संबल बने हुए हैं, हमारे लिए हमेशा उत्साह के साथ लगे हुए हैं। मैं बहुत कृतज्ञता के साथ उनको नमस्कार करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं, उनको आभार देता हूं, उनको ग्रेटिट्यूड करता हूं और शुक्रिया करता हूं कि आप सभी हमारे जो भी चाहे किसी भी धर्म, ये लीगल टीम बिल्कुल आप समझिए कि ऐसी टीम है जिसमें हर धर्म के, हर संगठन के, हर प्रदेश के, हर पंथ के लोग जुड़े हैं, जो एक बहुत ही इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है इस लीगल टीम की, बहुत स्पेसिफिक। ये बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हर पंथ के, हर संगठन के, मैं बता दूं हर शिक्षक संगठन के लोग जुड़े हैं, हर पंथ के, हर प्रदेश के, हर धर्म के, केवल वो होना चाहिए शिक्षक हैं और वो टेट अनिवार्यता से प्रभावित हो। ये हमारी खूबसूरती है हमारे लीगल टीम की। लीगल टीम को मजबूत करिए, हम आपको कभी मजबूर नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।